गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो आपका जो चैप्टर दिया है बुक में वो करीब 48-50 पेजेस का है। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं वो 18 पेजेस में है। तो मैंने उस चीज़ को समराइज किया है। पहली बात तो जिस चैप्टर को पढ़ने में आपको करीब करीब 15 to 20 डेज लगता है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि वो आप 1 या 2 दिन में उसको फिनिश कर लें और बड़े आराम से उस चैप्टर को समझ लें और एक क्विक तरीके से हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल्स को हम कैसे हैंडल करते हैं? तो डेटा फाइल्स क्या होता है? हम लोग किसी चीज़ को जब फाइल में स्टोर करते हैं ताकि उसको बाद में यूज़ कर सके, उसी को डेटा फाइल्स हम लोग कहते हैं। 2 तरह के आपके इसमें फाइल्स होते हैं। डेटा फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन अ फाइल इन 2 वेज। पहले टेक्स्ट फाइल्स के फॉर्म में, दूसरा है बाइनरी फाइल्स के फॉर्म में। टेक्स्ट फाइल क्या होता है? इसमें जो भी हम लिखते हैं उसको एस्की या यूनिकोड कैरेक्टर्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एस्की या यूनिकोड कैरेक्टर्स में कन्वर्जन यानी ट्रांसलेशन होता है। और टेक्स्ट फाइल में ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड और डिलिमिटेड विथ अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज एंड ऑफ लाइन। ओके, टेक्स्ट फाइल्स आपके 2 तरीके के होते हैं। एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल जहां पे डिलिमिटर होता है, वहां पे न्यू सिंबल होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। और दूसरा होता है डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल जिसमें डिफरेंट हम लोग डिलिमिटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि टैब है तो हम लोग बोलेंगे आपका टैब सेपरेटेड वैल्यूज, और अगर कॉमा है तो हम लोग बोलेंगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ओके, तो पाइप को भी यूज कर सकते हैं, टिल्ड सिंबल को भी यूज कर सकते हैं एज अ सेपरेटर बिटवीन द 2 वैल्यूज इन अ फाइल। फिर अच्छा, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सेपरेटर क्या होता है, डिलिमिटर क्या होता है। तो एक मैं प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाता हूं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो सके। जैसे नोट पैड है, मैंने लिखा सत्यजीत, फिर सेमीकॉलन शुक्ला, फिर सेमीकॉलन इज, सेमीकॉलन आ टीचर इन सारा, ये मैंने लिखा। तो ये देखिए हर जो वैल्यू है वो सेपरेट किससे है? सेमीकॉलन से। ओके, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको एक्सेल में ले जा रहा हूं। ओके, और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो एक ही सेल में है। अब मुझे इसको अलग अलग सेल में ले जाना है। ओके, तो मैं डेटा पे जा रहा हूं, यहां पे मैं टेक्स्ट टू कॉलम आ रहा हूं। यहां पे देखिए डिलिमिटर मुझसे पूछ रहा है, मैं नेक्स्ट किया। मैंने बोला भाई सेमीकॉलन डिलिमिटर है, सेमीकॉलन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया और मैंने फिनिश किया। तो ये देखिए सत्यजीत अलग हो गया, शुक्ला अलग हो गया, इज अ टीचर इन सारा अलग अलग हो गए। इसी को डिलिमिटर कहते हैं। यानी हम लोग फाइल्स को जो स्टोर करते हैं उसमें जो वैल्यूज आपस में सेपरेटेड होते हैं वो कई कुछ तरह के सिंबल्स हो सकते हैं। सेमीकॉलन हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है, टिल्ड हो सकता है, पाइप हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो एक तरीके से हम लोग टेक्स्ट फाइल के रूप में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है आपका बाइनरी फाइल्स के रूप में। बाइनरी फाइल्स में क्या होता है कि यहाँ कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, बल्कि हम लोग स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करते हैं। तो ट्रांसलेशन ना होने की वजह से ये आपका टेक्स्ट फाइल से ज्यादा तेज होता है। अगर इसकी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में तो टेक्स्ट फाइल से ज्यादा तेज बाइनरी फाइल्स की प्रोसेसिंग होती है। ओके, नाउ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फाइल्स। देखिए किसी भी फाइल में आप कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। या तो अगर कोई फाइल है तो उससे आप डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर कोई फाइल है तो उसमें डेटा को आप लिख सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। तो रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। और अगर कोई फाइल है तो उस फाइल के कंटेंट के साथ साथ आप उस कुछ कंटेंट को और ऐड ऑन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए अपेंड भी हम लोग कर सकते हैं। तो इन 3 तरीके से हम लोग रीडिंग अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, राइटिंग डेटा टू द फाइल एंड अपेंडिंग डेटा टू द फाइल, ये हम लोग परफॉर्म करते हैं। फिर ओपनिंग फाइल। हम लोग फाइल ओपन कैसे करते हैं? ओपन फंक्शन के थ्रू हम लोग जो है फाइल को यहां पे देखिए ओपन करते हैं। तो ये हो गया। अब यहां पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। जैसे ये एक फाइल ऑब्जेक्ट है, हमने ओपन फंक्शन यूज किया, ये टेक्स्ट फाइल है और हमने इसको रीडिंग मोड में ओपन किया। ओके, तो हम लोग यहां एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये टेक्स्ट फाइल के साथ लिंक क्रिएट करता है हमारा। तो जो भी हमको लिखना होगा हम लोग इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखेंगे। ओके,
तो दिया हुआ है कि इट क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट विच सर्व एज अ लिंक टू द फाइल। ओके, अब यहां जो आपको ये दिख रहा है फाइल का जो हम लोगों ने नाम दिया है data.txt, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक फाइल क्रिएट करता हूं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और मुझे इसको एक्सेस करना है पाइथन के थ्रू, तो इसके मुझे पाथ बतानी होगी, ठीक है, लोकेशन बताना होगा। तो लोकेशन में देखिए आप यहाँ पे सिंगल स्लैश यूज किया गया है। ओके, सिंगल स्लैश यूज किया गया है। तो हम लोग पाथ को दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं, एक तो सिंगल स्लैश और एक डबल स्लैश। तो जब डबल स्लैश यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से यूज करेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपको सिंगल स्लैश यूज करना है तो आप एक आर प्रीफिक्स यहाँ पे लगाएंगे, और इस रॉ स्ट्रिंग को आप एज अ प्रीफिक्स जब लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्लैश देने की जरूरत है, डबल स्लैश देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब ये आर क्या होता है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, तो देखिए मैंने बताया है कि किसी भी फाइल से या तो आप रीड कर सकते हैं, या तो आप राइट कर सकते हैं, या तो फिर अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब डेटा को जोड़ सकते हैं। तो ये आर बताता है यू आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। ये डिफॉल्ट मोड होता है ओपन फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए फाइल एक्सेस मोड दिया हुआ है कि अगर टेक्स्ट फाइल है आर दिया हुआ है या आरबी दिया हुआ है बाइनरी में। देखिए ये टेक्स्ट फाइल के लिए, ये बाइनरी फाइल के लिए, तो ये सिर्फ रीड ओनली है और ये डिफॉल्ट मोड है। इसका मतलब ये डेटा को रीड करेगा और इसके लिए आपकी फाइल का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एरर थ्रो कर देगा। जब आप W या WB मोड, देखिए जहां B लग गया मतलब यू आर राइटिंग इनटू द बाइनरी फाइल। तो W या WB मोड में आप जब इसको यूज करते हैं तो अगर आपका फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा, और अगर फाइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फाइल का सारा डेटा हट जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और फाइल में नया कंटेंट ओवरराइट कर दिया जाएगा। अगर आप अपेंड मोड में यूज कर रहे हैं तो आपका फाइल जो है वो राइट मोड में ही ओपन हो रहा है, यानी उसमें हम लोग कुछ लिख रहे हैं फाइल के अंदर, ठीक है। और अगर उसमें डेटा है तो वो डेटा रहेगा, लेकिन जो आपका नया कंटेंट है, नया डेटा है, वो उसके नीचे ऐड ऑन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस केस में आपका फाइल नया क्रिएट हो जाएगा। फिर आर प्लस या आर प्लस जो है ये टेक्स्ट फाइल मोड है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है। इस पीडीएफ को मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां नीचे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आर प्लस या आर प्लस बी या आर बी प्लस, ये जो है जहां बी आ गया मतलब बाइनरी में काम हो रहा है। तो ये रीड एंड राइट, तो इसका मतलब क्या है कि फाइल से आप रीड भी कर सकते हैं और फाइल में आप कुछ लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए आपका फाइल का एग्जिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एरर आपका थ्रो कर देगा। ओके, फिर डब्ल्यू प्लस या डब्ल्यू प्लस बी या डब्ल्यू बी प्लस, जहां बी आ रहा है आप समझ जाइए कि बाइनरी की बात चल रही है, बाइनरी फाइल्स की। तो इसका मतलब है कि अगर आप फाइल से पहले कुछ लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसमें से रीड भी कर सकते हैं, तो अगर आपका फाइल क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब एग्जिस्ट नहीं है, तो क्रिएट हो जाएगा। और अगर एग्जिस्ट है तो उसमें से सारा डेटा ट्रंकेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और नया डेटा उसमें लिखा आप लिख देंगे, और उसके बाद फिर उसमें से आप रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली ये पेन मोड है, इसके लिए भी है कि अगर फाइल आपका क्रिएट नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा, और अगर फाइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो आपका रिटेन होता है और उसमें नया डेटा नीचे अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर क्लोजिंग अ फाइल, तो एक बार अगर आपने सारा एक्शन परफॉर्म कर लिया, आपने फाइल से पूरा आपने रीडिंग कर लिया, आपने राइटिंग कर लिया, तो उसके बाद आपको लास्ट में फाइल को क्लोज कर देना है, ताकि अब उस जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद उस फाइल में कोई चेंजेस ना हो पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको लास्ट में लगा देना है। अब सबसे इसमें देखिए मैंने 3 चीजें बताई हैं। पहला है आप रीड परफॉर्म करते हैं तो राइट परफॉर्म करते हैं और अपेंड परफॉर्म करते हैं। तो रीड के लिए जब आप यू आर रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, 3 तरह के फंक्शंस यूज होते हैं। एक रीड फंक्शन यूज होता है, एक रीड लाइन फंक्शन यूज होता है और एक रीड लाइन्स फंक्शन यूज होता है। रीड फंक्शन क्या करता है, ये डेटा को रीड करता है और रिटर्न करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो जैसे आपने लिख दिया 15, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने फाइल से 15 बाइट्स को रीड कर लिया है और उसके बाद फाइल 1 डॉट रीड 7, तो नेक्स्ट 7 बाइट्स को इसने रीड कर लिया। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। एज्यूम कीजिए कि आपका एक फाइल है जिसमें लिखा हुआ है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ओके, अब आपने ये परफॉर्म किया फाइल 1, इस फाइल में से आपने रीड किया 15 बाइट्स को। तो ये क्या करेगा,
15 बाइट्स को रीड कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक रीड कर लिया, और पॉइंटर जो है यहाँ पे आके आपका अटका हुआ है, अब इसको पॉइंट कर रहा है। तो इतना पहले रीड कर लिया, और जब आप दोबारा फिर इसको रीड कराते हो तो फिर ये नेक्स्ट, मान लीजिए आपने फिर यहाँ पे लिखा है ना फाइल 1 डॉट रीड 7, तो ये नेक्स्ट 7 को रीड कर लेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक पूरा इसको रीड कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका परफॉर्म करता है कि पहले फाइल पॉइंटर यहाँ से चला, और एक बार जब आपने 15 बाइट्स को रीड कर लिया तो फाइल पॉइंटर आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद फिर अगर आपने 7 आपने रीड करवा लिया तो अब अगली बार फाइल पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा, और उस फाइल के यहाँ से जो कंटेंट रहेगा उसको रीड करेगा। ओके, और टाइप एक्स हमें ये बताता है कि जो है जो रीड फंक्शन है वो रिटर्न करता है हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप रीड फंक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं, 15 7 नहीं लिखते हैं, तो रीड फाइल क्या करेगा, रीड फंक्शन क्या करेगा, पूरा का पूरा फाइल का सारा डेटा रीड कर लेगा, सारा डेटा वो आपका रीड कर लेगा। ठीक है, ये मैं भी सब प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा रहा हूं। दूसरा है रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक समय पे एक लाइन को रीड करता है। ठीक है, अगर आप x = फाइल 1 डॉट रीड लाइन लिखते हैं तो वो एक लाइन रीड करेगा और ये आपको रिटर्न कर देगा डेटा, ओके, स्ट्रिंग फॉर्म में। और अगर आप इसके ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर प्रोवाइड कराते हैं तो फिर ये रीड फंक्शन की तरह बिहेव करता है, तब ये 4 बाइट्स रीड करेगा। ओके, अगर आपने इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं प्रोवाइड किया है तो एक समय पे वो एक लाइन रीड करेगा। ठीक है, और तीसरा है रीड लाइन फंक्शन, जो सभी लाइंस को रीड करके लिस्ट के फॉर्म में डेटा को रिटर्न करेगा। ओके, तो मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, माय नेम इज सत्यजीत शुक्ला, आई एम अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी। ओके, तो अब मैं एक फाइल इसको ओपन कर रहा हूं। आइडियली मैंने ओपन किया, तो मैंने ये प्रोग्राम लिखा f1 = ओपन। f1 क्या है, फाइल हैंडल या ऑब्जेक्ट है जो पाइथन को उस फाइल के साथ लिंक कर रहा है। कौन फाइल के साथ, st.txt फाइल के साथ। सी यूजर एडमिन डेस्कटॉप पे मेरा फाइल सेव है, रीड मोड में मैं ओपन कर रहा हूं, तो मैंने लिखा f1.read 15। ये देखिए फाइल यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूं, और जब इसको मैं रन करा रहा हूं, मैं तीनों चीज को आपको एक साथ दिखा रहा हूं। F5 मैंने रन करा लिया, ये रहा आउटपुट। और तो पहले 15 बाइट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ईव तक आया। तो देखिए एटीट्यूड इज ईव यहाँ तक आ गया। फिर हमने लिखा 7, तो फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसको रीड कर लिया, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर जब आप यहाँ पे रीड लाइन लगा देते हैं तो एक समय पे वो आपका एक लाइन रीड करके एग्जीक्यूट कर देगा। सॉरी, यहां मैंने रीड लाइन नहीं लगाया, रीड लाइन लगाना है। तो ये देखिए आपका एक समय पे एक लाइन को वो रीड कर ले रहा है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, माय नेम इज सत्यजीत शुक्ला, वो इस फाइल में से ये 2 लाइन को रीड कर रहा है। ओके, अगर आप यहाँ बीच में 4 लगा देते हैं या 15 जैसे पिछले प्रोग्राम में था, तो फिर ये रीड फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा। मैं सेव करके रन करा के दिखा दे रहा हूँ। एटीट्यूड इज ईव, और आपका ये जैसे आपके वो ये आपका रीड फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा। अच्छा, अगर रीड फंक्शन में हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है तो ये आपका पूरा का पूरा फाइल रीड कर लेगा, और यहाँ पे जब इसका आप डेटा टाइप प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा फाइल रीड कर लिया और डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे रीड लाइन लगा देते हैं, रीड लाइंस, और इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये आप एक सेकंड में इसको क्लोज कर दूं, अब रीड कराऊं, तो ये आपका देखिए लिस्ट के फॉर्म में, लिस्ट का पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। ठीक है, और ये देखिए आपको एक यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर भी दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था एंड ऑफ लाइन।
तो हर जो आपका लाइन है वो आपका टर्मिनेट हो रहा है न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ, जिसको एंड ऑफ लाइन कहते हैं। तो ये आपको लिस्ट के फॉर्म में पूरे डेटा को दे रहा है। ओके, तो ये रीड लाइन्स करता है। नाउ तो ये प्रोग्राम्स मैंने एग्जीक्यूट करा लिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। टाइम की कमी की वजह से मैं सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा, मैं अलग से फिर एमसीक्यूज मुझे करवाने हैं इसी सीरीज में आगे। ओके, now this program is here displaying the size of file after removing the end of line characters, leading and trailing white spaces and blank lines। तो इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम दिया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ओरली कि मैंने एक फाइल हैंडल बनाया, मैंने एक poem.txt फाइल को मैं पॉइंट कर रहा हूँ और मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, str वेरिएबल लिया सॉरी, और जो पॉइंट कर रहा है स्पेस स्ट्रिंग को। साइज और टोटल साइज नाम का मैंने दो वेरिएबल लिया जो 0 वैल्यू इनकी है। फिर वाइल str1 यानी जब तक स्ट्रिंग str1 की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा, str1 पॉइंट करेगा file1.readline, यानी poem.txt के पहले लाइन की तरफ इसने पॉइंट किया। इसके बाद आपने इसकी टोटल साइज जान ली। टोटल साइज कितनी है, पहले इसकी 0 है प्लस लेंथ ऑफ str1, तो जो भी पहले लाइन है उसकी जो लेंथ है इसमें वो लेंथ ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल साइज हो जाएगा। और जब आप उसमें स्ट्रिप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो भी एम्प्टी स्पेस, जो भी आपका व्हाइट स्पेसेस रहेगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस, इसको रिमूव करके जो उसकी साइज आएगी वो आपका साइज वाले डेटा में आ जाएगा। जिस तरीके से फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इस poem.txt फाइल में अगर हम लोग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स को रिमूव कर दे रहे हैं तो उसकी साइज कितनी है, और अगर उसको एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स के साथ काउंट कर रहे हैं तो उसकी साइज कितनी है। ओके, तो देखिए इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ लिख दिया, मैं उसी फाइल को रिफर कर रहा हूँ st.txt, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ ओके, तो टोटल साइज है 115 और साइज है आपकी 111, यानी अगर हमने लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस को रिमूव कर दिया तो 111 साइज है। ओके, तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको बाइट्स दिख जाएगा, तो करीब करीब देखिए उतना ही बाइट्स है, 118 बाइट्स है। ओके, नाउ फिर राइटिंग डेटा इनटू द टेक्स्ट फाइल। तो राइटिंग डेटा के लिए इसमें भी हम लोग यहाँ पे दो फंक्शन यूज करते हैं, एक राइट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग को फाइल में लिख देता है, और दूसरा फंक्शन है राइट लाइंस को, ठीक है, जो किसी भी दिए हुए लिस्ट के सारे स्ट्रिंग्स को फाइल में लिख देगा, राइट कर देगा। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। फिर हमने क्या किया, एक हमने f1 इक्वल टू ओपन student.dat फाइल ले लिया और हमने किस मोड में ओपन किया, इसको राइट मोड में ओपन किया, और हमने लूप चला दिया फॉर i इन रेंज 5। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 1 2 3 4, 5 बार ये लूप चलेगा। अंदर आया, आपसे नेम पूछा, आपने एंटर दी नेम ऑफ द स्टूडेंट किया, और वो क्या किया आपने f1.write नेम आपने किया, और वो हर बार वो फाइल जो है वो आपका लिखता चला गया, जो आपका student.dat फाइल है। आइए हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लें। तो इसको देखिए हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसी प्रोग्राम को। तो आपसे नेम पूछ रहा है SATYAJEET, ये हमने नाम एंटर कर दिया और ये आपका फाइल आपका राइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल आपका यहाँ पे आ गया इस डेस्कटॉप पे, और ये देखिए अलग अलग करके SATYAJEE करके उसने एक ही लाइन में सारा कंटेंट लिख दिया। ओके, सो ऑल डेटा विल बी रिटर्न इन द फाइल इन सेम लाइन। और अगर आपको डिफरेंट लाइन पे इसको लिखना है तो आप क्या करिए, यहां पे आप f1.write और न्यू लाइन कैरेक्टर दे दीजिए, सेव करके रन कराइए। फिर देखिए वही दे रहा हूं मैं SATYAJEET, इसको सेव करके मैंने सॉरी सेव नहीं करना है, और इसके बाद फिर मैंने एंटर किया और ये आपका फाइल जो है, पहले से ये फाइल था अभी ओवरराइट हो गया है, तो ये देखिए आपका ओवरराइट हो गया, फिर ये अलग अलग लाइन पे आपका आ गया। ओके, तो ये हो गया। और राइट लाइन्स फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया, ओके, एक लिस्ट आपने दे दिया, मैंने लिख लिया यहाँ पे L1 इज इक्वल टू
मैंने इस प्रोग्राम को लिख दिया, मैंने एक लिस्ट दिया और राइट लाइंस किया, तो ये जितने भी लिस्ट में दिया हुआ स्ट्रिंग है उस फाइल में राइट हो जाएगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। लेट मी सी, ये आपका एक ही लाइन में इसने लिख दिया। ओके, तो ये हो गया। फिर फ्लश फंक्शन, फ्लश फंक्शन क्या करता है, ठीक है, इट क्लियर्स द इंटरनल बफर ऑफ द फाइल। पाइथन फाइल्स आर ऑटोमेटिकली फ्लश्ड व्हाइल क्लोजिंग देम, हाउएवर अ प्रोग्रामर कैन फ्लश अ फाइल बिफोर क्लोजिंग इट बाय यूजिंग द फ्लश मेथड। तो एक मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये सिंपल चीज़ है कि अगर आप पाइथन फाइल में कुछ लिख रहे हैं तो वो पहले बफर यानी बफर में जाता है और वो सब चीज़ उसमें लिखी रहती है, और जब ये फाइल क्लोज होता रहता है ये प्रोग्राम, उसके पहले जब ये क्लोज आप करते हो तो इम्प्लिसिटली ये सारा का सारा डेटा जो है फाइल में लिख देगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, क्लोज होते समय नहीं, जैसे ही मैं लिखूं उसके अगली ही लाइन पे वो सारा का सारा डेटा फाइल में लिख दे। तो इसके लिए आप फ्लश फंक्शन यूज करते हो। जैसे आपने देखिए कि यहाँ पे एफ ओपन, आपने एक फाइल की तरफ आपने पॉइंट किया, एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद आपने कुछ लिखा और उसको लिखने के बाद आप एफ डॉट जैसे फ्लश करोगे तो सारा का सारा जो डेटा है ये आपका उस फाइल में लिख जाएगा। ये वेट नहीं करेगा कि आप क्लोज फंक्शन अप्लाई करिए। तो ये एक तरीके का है कि इफ वी वांट टू इमीडिएटली राइट समथिंग ऑन द फाइल देन वी कैन यूज दिस फ्लश फंक्शन। ओके, उसके बाद रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो स्ट्रिप फंक्शन जो होता है वो दोनों तरफ से वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। आर स्ट्रिप जो है वो राइट साइड से रिमूव कर देगा और एल स्ट्रिप जो है वो लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव कर देगा। ओके, तो जैसे दिया हुआ है कि मान लीजिए आपने कोई फाइल आपने पॉइंट किया रीड मोड पे, आपने उसको ओपन किया और जो है एल इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, यानी एक लाइन उसने रीड कर ली और आप चाहते हो कि जो उस लाइन में ये स्लैश एन है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, इसको हटा दिया जाए। तो आर स्ट्रिप करके आप इसको इस न्यू लाइन कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे। अगर आप पैरामीटर नहीं देंगे तो जो व्हाइट स्पेस रहेगा किसी लाइन के एंड पे वो उसको रिमूव कर देगा। ओके, फिर ये फाइल मोड्स है कि जब आप फाइल जैसे रीड मोड में फाइल आप ओपन करते हो तो जो पॉइंटर होता है वो बिगनिंग ऑफ द फाइल पे पॉइंट करता है, यानी जो पॉइंटर रहेगा वो बिगनिंग ऑफ द फाइल पे पॉइंट करेगा। ओके, इसके बाद अगर आप राइट मोड में ओपन करते हो तो ये भी बिगनिंग ऑफ द फाइल पे ही आपका पॉइंट करेगा। ओके, और जब आप अपेंड मोड में आप कोई फाइल को ओपन करते हो, ठीक है, तो वो एट द एंड ऑफ द फाइल जो है वो पॉइंट करेगा। मतलब जब आपका पूरा कंटेंट है वो एंड ऑफ द फाइल देगा, पॉइंट करेगा, ताकि डेटा आपका यहाँ से लिखना स्टार्ट हो। अदरवाइज अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया स्टार्टिंग से तो पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर स्ट्रीम है। तो STDIN क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड से रीड करता है। STD आउट जो आपका स्क्रीन है जो जहां पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है, और STDAR जो स्टैंडर्ड एरर डिवाइस है जैसे आपका कोई अगर एरर आ रहा है तो भी आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टैंडर्ड डिवाइसेस जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स है तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके। तो जैसे एक प्रोग्राम के थ्रू मैंने ये चीज बताया भी है कि कैसे आप स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड आउट और आपको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड एरर डिवाइस आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर विथ स्टेटमेंट, विथ स्टेटमेंट क्या है, ये फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, तो क्लोज फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई आपका रन टाइम एरर आएगा तो भी जो है उस एरर को विथ स्टेटमेंट हैंडल करके उस फाइल को क्लोज कर देगा। इसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मान लीजिए ई ड्राइव के अंदर किसी सब फोल्डर के अंदर, उसके अंदर हमने एक सब फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमने कोई फाइल बनाया, तो जो ई ड्राइव है उसको हम लोग रूट फोल्डर कहेंगे या टॉप मोस्ट फोल्डर कहेंगे। सो ये एक आपका सैंपल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ्स क्या होता है। ठीक है, तो पाथ क्या, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी नेम्स विच गिवन टू द हायरार्की टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फाइल नेम। ओके, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये फाइल है, अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूं तो ये देखिए इसका हायरार्की है कि ये सी ड्राइव जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर सब फोल्डर है यूजर, उसके अंदर सब फोल्डर है एडमिन, फिर उसके अंदर सब फोल्डर है डेस्कटॉप जिसके अंदर हमने ये
WT फाइल्स को स्टोर किया हुआ है या सेव किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे फुल नेम ऑफ फाइल और डायरेक्टरी इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाथ नेम। तो ये सब मैंने यहाँ पे डिफिनेशंस दिए हुए हैं, इनको आप रेफर कर लीजिएगा। फिर वर्किंग विद अ बाइनरी फाइल्स, एक नेक्स्ट बिग टॉपिक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि दो तरीके से हम लोग फाइल को स्टोर कर सकते हैं, एक टेक्स्ट फाइल के तौर पे और एक हम लोग बाइनरी फाइल के तौर पे। तो बाइनरी फाइल्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डिक्शनरीज, टपल्स, नेस्टेड लिस्ट को स्टोर करते हैं तो इन सब ऑब्जेक्ट्स की एक हायरार्की होती है, एक स्ट्रक्चर होता है और जो इनके साथ एसोसिएटेड होता है। तो जब आप इन सब स्ट्रक्चर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप इनके स्ट्रक्चर या हायरार्की को भी बाइनरी में कन्वर्ट करें। इसी प्रोसेस के लिए यहाँ पे दो स्टेप या दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक होता है पिकलिंग प्रोसेस या सीरियलाइजेशन, जो कि एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू अ बाइट स्ट्रीम इन सच अ वे सो दैट इट कैन बी रिटन इनटू द फाइल। और अनपिकलिंग प्रोसेस क्या है, जो पिकलिंग का इनवर्स है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है पिकलिंग जो है इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं और इसमें दो फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, डंप फंक्शन और लोड फंक्शन। डंप फंक्शन क्या करता है, बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को लिखता है। लोड फंक्शन क्या करता है, बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करके डिस्प्ले कराता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डंप फंक्शन जो है वो पिकलिंग प्रोसेस है, जो हमारे दिए हुए ऑब्जेक्ट को हायरार्की में कन्वर्ट करके पिकल करके इसको बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में बाइनरी डेटा फाइल में स्टोर कराता है। और लोड फंक्शन क्या करता है, ये एक अनपिकलिंग प्रोसेस है जो बाइनरी डेटा फाइल के डेटा को वापस हमें डिस्प्ले कराता है। तो एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हमने पहले पिकल को इंपोर्ट किया, फिर हमने दो डिक्शनरी क्रिएट किया और डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हमने एक फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो employee.dat फाइल को पॉइंट कर रहा है, लिंक कर रहा है। और राइट मोड में हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं, WB बता रहा है कि बाइनरी फाइल है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पिकल मॉड्यूल के अंदर जो डंप फंक्शन है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। किसको डंप कर रहे हैं, employee1, यानी इस डिक्शनरी को हम लोग फाइल के अंदर लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लोग पिकलिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पे हम लोग employee2 को फाइल 1 में लिख रहे हैं, यानी हम लोगों ने एक एक करके ये दोनों डेटा को आपका बाइनरी फाइल के अंदर लिख दिया, लास्ट में हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके, फिर ये सभी प्रोग्राम्स, इन सब प्रोग्राम्स को मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्यू टू द टाइम इश्यूज, आप इसको रेफर कर लीजिएगा। सिंपल प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने डिक्शनरी क्रिएट किया और इस डिक्शनरी को फिर बाद में हमने उस फाइल के अंदर लिख दिया। सिंपल है, डंप फंक्शन के थ्रू। अपेंडिंग रिकॉर्ड्स इन बाइनरी फाइल, तो अपेंडिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे AB मोड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने WB मोड यूज किया था राइट मोड के लिए, AB मोड यूज करेंगे अपेंडिंग मोड के लिए। और बाकी सब चीज सेम रहेगा कि हम लोगों ने डिक्शनरी क्रिएट किया और उस डिक्शनरी को हमने बाइनरी फाइल के अंदर लिख दिया है डंप फंक्शन के हेल्प से। तो वो पूरा डेटा ओवरराइट करने की बजाय नीचे से अपेंड कर देगा डेटा। यहाँ मतलब जहां पे आपका एग्जिस्टिंग डेटा खत्म हो रहा है वहां उसके नीचे न्यू डेटा को ऐड कर देगा। फिर लोड है, तो आप जब डेटा में से रीड करते हैं, फाइल में से रीड करते हैं तो लोड फंक्शन अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें एंड ऑफ फाइल एरर आता है। एंड ऑफ फाइल एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक फाइल है जिसमें 4 लाइन्स हैं, अब उन लाइन्स को एक एक करके आप रीड कर रहे हैं और रीड करते करते लास्ट में क्या होता है, एंड ऑफ फाइल आ जाता है। ठीक है, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन है, आगे कोई डेटा है नहीं। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं या फिर विथ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इन दो तरीकों से हम लोग एक्सेप्शन, किस एक्सेप्शन को, रन टाइम एक्सेप्शन, वो रन टाइम एक्सेप्शन क्या है, एंड ऑफ फाइल एरर, इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है कि हमने इंपोर्ट पिकल किया, एम्प्लॉय नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी लिया, फिर हमने लिखा F1, हम लोग एक बाइनरी फाइल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, रीड मोड में वो पॉइंट कर रहे हैं, यानी वो फाइल पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए। फिर हम ट्राई लगा रहे हैं, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्या होता है, ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा लूप जब तक आपका एंड ऑफ फाइल रीच नहीं हो जाता। जैसे एंड ऑफ फाइल क्या है, जैसे ये रीड कर रहा है, यहां तक रीड कर लिया, अब इसके आगे कोई डेटा नहीं और उसके बाद फिर इसको नीचे रीड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं पे आपका एंड ऑफ फाइल एरर आता है। तो
ये ट्रू है, पहला लाइन इसने रीड किया पिकल डॉट लोड F1 और उसको फिर उसने प्रिंट करा दिया, फिर घूम के गया, फिर नेक्स्ट लाइन रीड किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बफर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसने रीड कर लिया, उसके बाद पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा, फिर रीड कर लिया, फिर पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा जहां तक रीड कर लिया, तो वो नेक्स्ट बाइट पे हमेशा पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये लूप चलता रहेगा और जब एंड ऑफ फाइल आएगा तो एक एरर आएगा। उस एरर को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगा रखा है। एंड ऑफ फाइल एरर यहाँ पे लास्ट में फिर F1 डॉट क्लोज कर देंगे। उस एरर को हम लोग रिजॉल्व करते हुए फाइल से कनेक्शन हम लोग क्लोज कर देंगे और आपका सारा डेटा वो अनपिकल करके वो हमें डिस्प्ले करा देगा। फिर सर्चिंग इन अ फाइल है, ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, यह मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इसको मैं इस पे भी कोई एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सिंपल है, मैं कुछ बता ही दे रहा हूँ। हमने पिकल इंपोर्ट किया, std नाम का एम्प्टी डिक्शनरी लिया, फाउंड नाम का हमने वेरिएबल लिया जो बूलियन वैल्यू फॉल्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। F1 इक्वल टू ओपन हमने लिखा stu.dat, रीड मोड में हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये फाइल पहले से होनी चाहिए। सर्च डेटा इक्वल टू हमने लिस्ट दिया 12,14, हम लोग इसी को सर्च कर रहे हैं कि stu.dat में आपका 12,14 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग ट्राई लगा रहे हैं, वाइल कर रहे हैं, वाइल ट्रू, तो एक एक करके फाइल के सभी लाइंस को वो रीड करता जा रहा है। ओके, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो फाइल जो बाइनरी फाइल में डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा है जिसमें एक की है रोल नंबर और उसका वैल्यू या तो 12 है या तो 14 है। अगर वो 12 या 14 है तो हम लोग उसको वहां पे हम लोग प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और हम लोग फाउंड लिख देंगे ट्रू, यानी ट्रू जो वेरिएबल फाउंड फॉल्स कर रहा था वो ट्रू की तरफ पॉइंट करेगा। और जब एंड ऑफ फाइल एरर आएगा तो फिर एक्सेप्ट ब्लॉक की तरफ आएगा और एक्सेप्ट फाइल में हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब हमें डेटा वो नहीं मिला, अदरवाइज डेटा मिल गया, सक्सेसफुल है और हमने फिर कनेक्शन क्लोज कर दिया। सिंपल है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर अपडेटिंग इन अ बाइनरी फाइल, अपडेटिंग इन अ बाइनरी फाइल में 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। पहले हम लोग उस रिकॉर्ड को लोकेट करते हैं जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उस रिकॉर्ड के अंदर हम लोग वहां पे जो है चेंजेस करते हैं इन द मेमोरी, और उसके बाद उस जो मेमोरी में जो चीजें हम लोगों ने चेंजेस किया है उसको हम लोग फाइल में लिखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन में। इस चीज को करने के लिए टेल फंक्शन और सीक फंक्शन यूज होता है। टेल फंक्शन क्या होता है? टेल फंक्शन हमें रिटर्न करता है करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इन द फाइल, यानी एक फाइल के अंदर फाइल पॉइंटर कहां तक पहुंचा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो हमें कौन बताता है? टेल फंक्शन। और सीक फंक्शन क्या करता है? उस फाइल पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस कर देता है। तो जैसे एक सिंपल है, हम लोग F1 = open डॉट मार्क txt रीड किया और हमने जो है मान लीजिए उस फाइल को रीड करके F1 डॉट टेल, तो ये पहला बताएगा कि एकदम स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में पॉइंटर है। उसके बाद जब वो रीड कर रहा है F1 डॉट रीड 3 बाइट रीड कर लिया है तो फिर ये बताएगा कि अब जो है पॉइंटर किस पोजीशन पे आपका है। और सीक फंक्शन क्या करता है? इट चेंजेस द, देखिए टेल फंक्शन सिंपल है, पॉइंटर का लोकेशन हमें बताता है। सीक फंक्शन क्या करता है? फाइल पॉइंटर का पोजीशन चेंज कर देता है जहां पे हम चाहते हैं। अब इसका जो सिंटेक्स होता है ऐसा होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ब्रैकेट में ऑफसेट कॉमा मोड। ऑफसेट क्या होता है कि जैसे कितने नंबर ऑफ बाइट्स मूव करना है, और यहाँ पे 3 मोड है 0, 1, 2। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने एक फाइल ओपन किया marks डॉट txt और रीड मोड में आपने ओपन किया, आपने लिखा 30, तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो आपका 0 होता है, यानी स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो अगर ये आपका फाइल है, मान लीजिए स्टार्टिंग आपका 0 पोजीशन है, यहाँ पे 0 मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे है, तो 30 बाइट्स का मतलब है कि 30 यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे मान के चलिए इसको 15 मान लीजिए, 15 फॉर एग्जांपल। तो 15 बाइट्स मतलब ये आपका बताएगा कि यहां पे प्लेस कर देगा आपका। ठीक है, पहले की 15 बाइट्स रीड करेगा और उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे इसको प्लेस कर देगा। फिर 30,1 ये हमें ये बताएगा कि भाई आपका फाइल वो रीड कर रहा था और अभी करंट पोजीशन यहां पे है, और यहां से हमें अगर 15 बाइट्स आगे जाना है तो यहां पे जाके वो पॉइंटर को प्लेस कर देगा, यानी जो पॉइंटर है उसको प्लेस कर रहा है। और जो 2 है
वो लास्ट पोजीशन बताता है। जैसे कि देखिए यहाँ -30, तो मान लीजिए -2 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे -10 मान लीजिए, सॉरी -2 नहीं -10। तो ये क्या हो गया कि लास्ट पोजीशन यहाँ है, यहाँ से -10 जो भी यहाँ पे पॉइंटर है यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो ये आपका सीक फंक्शन करता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं इसको आप लोग को ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। हमने पिकल नाम का फाइल इंपोर्ट किया, stu नाम का एम्प्टी डिक्शनरी लिया, f1 इक्वल टू हम लोग marks.dat, यानी f1 जो है एक इस बाइनरी फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा है। किस मोड में? राइट RB प्लस। RB प्लस का मतलब हो गया रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, RB प्लस। फिर हमने ट्राई और एक्सेप्ट लगाया ताकि एंड ऑफ फाइल अगर एरर आए तो उस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सके। फिर वाइल ट्रू, ये ट्रू कब तक चलेगा? जब तक एंड ऑफ फाइल एरर नहीं आएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब आया RPOS, R पोजीशन, f1.tell। अभी पॉइंटर का लोकेशन क्या है? अभी आपने रीड भी नहीं किया है तो पॉइंटर का लोकेशन 0 है, स्टार्टिंग। ओके, स्टार्टिंग लोकेशन है। इसके बाद आपने stu से क्या किया? stu नाम का एक वेरिएबल लिया, पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में f1, ठीक है। तो f1 का एक डेटा मतलब लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो f1 जो पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए आपके 10 लाइंस हैं, बाइनरी में 10 लाइंस हैं, तो पहले लाइन को इसने लोड करके stu नाम के जो है ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करा दिया। अब क्या हो रहा है, आप इसमें चेक कर रहे हो कि ये आप एज्यूम कर लीजिए कि ये पहला लाइन डिक्शनरी है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर है, जिसमें एक की है मार्क्स, और आप ये चेक कर रहे हो कि उस मार्क्स की वैल्यू जो है 81 से ज्यादा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, पहले ये जो ऑब्जेक्ट है, stu नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप 2 मार्क्स बढ़ाओगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बढ़ गया। फिर आप क्या करोगे, जो पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर को वहां पे प्लेस करोगे, ठीक है। ये पॉइंटर को आप प्लेस कर रहे हो मेमोरी में, और उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, डंप फंक्शन अप्लाई करके जो आपने stu को अपडेट किया था वो आप f1 नाम के फाइल ऑब्जेक्ट में दोबारा लिख दे रहे हो, यानी ये जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसको अपडेट कर दे रहा है। तो यही सिंपल है, इसको आप कर लीजिएगा। फिर वर्किंग विथ CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक न्यू लाइन एट्रीब्यूट आ जा रहा है या आर्गुमेंट आ जा रहा है, और ये हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि पाइथन हैंडल कैसे करेगा अगर न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा है तो। ओके, तो इसमें ये इंश्योर करेगा कि नो ट्रांसलेशन ऑफ एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स टेक प्लेस। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 जो है हम लोग CSV फाइल करते हैं तो उसमें 3 तरीके हैं। पहले CSV.writer जो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। दूसरा स्टेप है राइट रो, दूसरा फंक्शन जो एक समय में एक रो ऑफ डेटा को लिख देगा, किसमें, राइटर ऑब्जेक्ट में लिखेगा, और राइटर ऑब्जेक्ट किसमें लिखेगा, फाइल ऑब्जेक्ट में लिख देगा। और तीसरा फंक्शन है राइट रोज जो मल्टीपल रोज को लिखने के काम आता है। तो जैसे कि आपका अगर 2D लिस्ट है, 2 डायमेंशनल लिस्ट है, उसमें मल्टीपल लाइंस होते हैं, तो उसको लिखने के लिए आप राइट रोज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, जैसे कि इंपोर्ट CSV हमने किया और हमने लिखा f1 इक्वल टू ओपन। CSV जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग राइटर फंक्शन के लिए और राइट रो फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, या राइट रोज फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो f1.open, पहले हमने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने राइटर ऑब्जेक्ट बनाया S1, और उसके बाद हमने लिखा S1.writeRow, रोल नंबर नेम मार्क्स। तो यानी ये CSV फाइल में उतना लिख देगा, पहले एक हेड बनाएगा। CSV फाइल एक्सेल की तरह होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रो में आपका रोल नंबर नेम मार्क्स आ जाता है। क्योंकि मैं इसको एग्जीक्यूट करा दूं, तो एक फंक्शन देखिए, इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया है। हमने इंपोर्ट CSV लिया, फिर हमने f1 इक्वल टू ओपन, हमने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और राइट मोड में उस CSV फाइल की तरफ हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर ये CSV फाइल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो डेटा ओवरराइट कर जाएगा। फिर S1 इक्वल टू हमने यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने लिखा S1.writeRow, तो रोल नंबर नेम मार्क्स आपका एक हेडिंग के तौर पे आ जाएगा। फिर फॉर i इन रेंज 3, तो ये आपका लूप है जो 3 बार चलेगा 0, 1, 2 के लिए। फिर रोल नंबर एंटर कर रहे हैं, नेम एंटर कर रहे हैं, मार्क्स कर रहे हैं, और फिर इसको हम लोग लिस्ट के तौर पे स्टोर कर ले रहे हैं। फिर उस डेटा को हम लोग जो है लिख दे रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर, S1.writeRow, किसको लिख रहे हैं, stu1 को हम लोग लिख दे रहे हैं
हम लोग राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, और राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू वो फाइल ऑब्जेक्ट में आपका लिख जाएगा। और लास्ट में जब हम लोग इसको देखिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये देखिए मैंने डेटा दिया, रोल नंबर 1, नेम, ये सब मैंने डेटा दिया, और लास्ट में आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखिए WE फाइल नाम का यहाँ पे CSV आ गया, जहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स आया, और 3 बार लूप चलाने पे हमने ये डेटा एंटर कर लिया। तो इस तरीके से आपका एग्जीक्यूट हो गया। फिर हम लोग जो है CSV फाइल से हम लोग रीड भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है रीडर फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, जो एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, और आप अगर चाहते हो कि रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, ठीक है, हम लोग न्यू लाइन एट्रीब्यूट को यूज, जो आर्गुमेंट है इसको हम लोग सप्रेस कर दें, तो इसके लिए हमें न्यू लाइन एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए एक आपका हमने इंपोर्ट CSV किया विथ ओपन, और मार्क्स डॉट CSV हमने रीडर मोड में इसको ओपन कर लिया CSV फाइल को, और जो न्यू लाइन हमने ये यूज किया है, और उसके बाद इसको हम लोग रीड करके प्रिंट करा देंगे। तो जब ये प्रिंट होगा तो ये आपका कोई भी ब्लैंक लाइन यहाँ पे आपका जो है वो आपका नहीं डिस्प्ले करेगा। जैसे आपको यहाँ पे देखिए ब्लैंक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये ब्लैंक लाइन आपका डिस्प्ले नहीं करेगा जब आप रीड करेंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक समराइज तरीके से, छोटे तरीके से मैंने इस चीज को बताया है। अब हम लोग आगे इस पे MCQs सॉल्व करेंगे, और इस PDF को मैं अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड करके आप इसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।